बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया, आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, नहीं तो मैं आपसे बड़ी सख्त नाराज़ हूँ। कोमल मेरे रूबरू बैठी बड़ी मासूमियत से कह रही थी। वो मुझसे 5 बरस छोटी थी, मेरी खाला की बेटी थी। क्योंकि मैं अपनी वालिदैन की इकलौती औलाद था, इसीलिए अम्मी कोमल को हर रोज़ घर ले आया करती थी। अम्मी कहती थी कि कोमल को देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा ही लगता है जैसे इसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया हो। ये तो मुझे मेरी सगी औलाद की तरह अजीज़ है। मुझे भी कोमल बहुत अच्छी लगती थी, ऐसे ही लगता था जैसे वो मेरी बहन है। मैं उसके नाज नखरे उठाया करता था। आज जब मैं घर से निकलने लगा तो उसने मुझसे फरमाइश की थी कि भैया, काम से लौटते वक्त मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आइएगा। मैं उसकी हर फरमाइश पूरी करता था, पर आज मैं ज़रा उदास था। दरअसल मैं एमबीए कर चुका था और जॉब की तलाश में दर बदर भटक रहा था, मगर मेरी किस्मत तो जैसे नींद की गोली खाकर सोई थी, जो जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिल बड़ा परेशान रहने लगा था। मैं अपने बेहतर मुस्तकबिल की तमाम उम्मीदें खो चुका था। अब मेरी आंखों के सामने गहरा अंधेरा था। आज सुबह ही मेरे दोस्त का फ़ोन आया था। वो मुझसे कहने लगा, यहीं रहकर काम करने का इरादा है, या अगर दुबई जाने का चांस मिला तो तुम कबूल करोगे? मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अपने यहाँ तो मुझे कोई घास नहीं डाल रहा, दुबई में कहाँ से काम मिलेगा? तब मेरा दोस्त कहने लगा, यार, मायूसी की बातें मत करो। मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी का पता चला है जो पढ़े लिखे लोगों को दुबई भिजवा देती है। तुम वहाँ जाकर देखो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। तुम तो शुरू से ही बहुत ज़हीन लड़के हो। मुझे 100% यकीन है कि तुम्हारा कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाएगा। उसने मुझे बड़ी आस दिलाई थी। आज सुबह जब मैं इंटरव्यू के लिए जाने लगा तो अम्मी से कहकर गया था कि आप मेरे लिए बहुत दुआ करना। अम्मी भी खुश हो गई कि शायद इस बार मैं कामयाब हो ही जाऊंगा। कोमल भी मेरे पास आ गई और बड़ी उम्मीद से बोली, भैया, आइसक्रीम। मैंने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और उसे वादा करके घर से निकल गया। मैं अपने दोस्त के बताए हुए पते पर पहुंच गया था। एक लंबी लाइन लगी हुई थी। सब लोग अपनी किस्मत आजमाने आए हुए थे। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था और तब कहीं जाकर मेरा नंबर आया था। मुझे ऑफिस में बुलवाया गया। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि इंटरव्यू करने वाले 2 हमारे वतन के लोग थे और एक दुबई का शेख था। उन्होंने मेरी सीवी देखी तो बहुत मुतासिर नज़र आने लगे। इंटरव्यू करने वाला एक शख्स बोला, मिस्टर वकार, आप तो बहुत होनहार हैं। आपको अपनी कंपनी में जॉब देकर हमें बड़ी खुशी होगी। ये बात सुनकर तो मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया था। दूसरा आदमी बोला, हम आपको दुबई भेज देंगे, आप बस 8 लाख का इंतज़ाम कर लें। दुबई में आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ के 4 लाख बनेंगे। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया था, मगर 8 लाख का सुनकर मेरा चेहरा उतर गया था। अरबी शेख कहने लगा, आप सुबह ही 8 लाख ले आइएगा, हम आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर दुबई भेज देंगे। मैंने हामी भर दी और उनके ऑफिस से बाहर आ गया था और वेटिंग रूम में ठहर गया था। पहले मुझे तरक्की करने का मौका नहीं मिला था। दिल उदास होता था, मगर सोचता था कि एक ना एक दिन मेरी किस्मत भी खुल ही जाएगी। आज किस्मत ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। कामयाबी मेरे पास खड़ी थी, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मैं बेहद उदास हो गया था। मैं चुपचाप बैठा था जब एक लड़का मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, हो गया इंटरव्यू? मैंने कहा, हाँ। वो कहने लगा, तभी चेहरे पर इस कदर उदासी है। मैं भी इस वक्त इसी दर्द से गुजर रहा हूँ जिसमें आप मुब्तला हो। मुझसे भी शेख ने 8 लाख का तकाजा किया है। भला ये क्या बात हुई? अगर आपको ये लगता है कि मुझे ये जॉब दे दी जाए तो फिर मुझसे पैसों का तकाजा क्यों किया जा रहा है? सच तो ये है कि ये अरबी शेख एक अय्याश किस्म का मर्द है। ये अपनी शैतानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हमसे पैसों का तकाजा कर रहे हैं। मैंने सुना है कि ये शेख लड़कियों का बहुत शौकीन है, जब ये तो पैसे मांग रहा है। खैर, अब मुझे भी जॉब की ज़रूरत है, मुझे पैसों का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो उठकर चला गया था। परेशान इतना था कि मुझे कोमल की फरमाइश याद ही नहीं रही। अब कोमल मेरे रूबरू बची थी, मुझसे बातें कर रही थी। मैं तो उसके हुस्न में खोकर रह गया था। आज मैंने पहली बार उसे बहन की नज़रों से नहीं देखा था। आज तक मैंने उसे बहन माना था, मगर ना जाने आज मेरे दिल को क्या हुआ था कि आज मैं उसे एक लड़की समझकर देख रहा था। वो बेहद हसीन लग रही थी। वो मेरी नज़रों से घबरा गई थी। उसने मेरी जानिब देखा और बोली, भैया, आप क्या देख रहे हैं?
میں نے नहीं में सर हिलाया और बोला, कुछ भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ मेरी बहन कितनी मासूम है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं घबरा गया और बोला, क्या बात है कोमल, रो क्यों रही हो? वो कहने लगी, भैया आप बहुत अच्छे हैं, सारी दुनिया से अच्छे हैं। मैं हैरान हुआ और बोला, तुम्हें अचानक क्या हुआ जो तुम मेरी इतनी तारीफ करने लगी हो? वो कहने लगी, भैया मेरे कान सब जगह लगे रहते हैं, मैं सब लोगों की बातें सुनती हूँ कि सब लोग मुझे पागल कहते हैं। मेरा दिल बहुत दुखता है, मगर सिर्फ आप हैं जिन्होंने मुझे पागल नहीं कहा। आपने मेरे लिए इतना मासूम लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अम्मी सच ही तो कहती हैं कि अपने तो अपने ही होते हैं। मैं कोमल की बातें सुनकर हैरान हो गया था। मुझे वो समझदार लगने लगी थी। कोमल अचानक से उठी और बोली, अब बस मैं अपने घर जा रही हूँ, अम्मी फिक्र कर रही होंगी। वो उठी और उसने अपने गले में डाला हुआ दुपट्टा अपने सर पर जमाया और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर छुपा लिया था। मैं हंस दिया और बोला, इस तरह दुपट्टा लेना किसने सिखाया तुम्हें? वो कहने लगी, मेरी अम्मी ने। वो कहती हैं, कोमल तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, इसीलिए खुद को मुकम्मल छुपा कर रखा करो ताकि किसी की नज़र तुम पर पड़े ही ना। मैंने सर हिला दिया तो वो खुद ही बाहर की तरफ चल दी। मैं बोला, अरे रुको, इस तरह अकेली क्यों जा रही हो? अम्मी कहाँ हैं? वो तुम्हें छोड़ आएंगी। कोमल वापस पलटी और कहने लगी, आपको इतना भी नहीं पता क्या? खाला तो अब बूढ़ी हो गई हैं, वो थक जाती हैं रास्ते में। उन्हें जहमत देना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए मैंने घर का रास्ता खुद ही याद कर लिया है। आप फिक्र ना करें, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर कोमल चली गई थी। अम्मी छत पर थी। जब वापस आई तो उनके हाथ में मेरे कपड़े थे। वो मुझे घूर घूर कर देखने लगी और कहने लगी, वकार तुमसे ज़्यादा तो मेरा ख्याल कोमल ही कर लेती है। खुद से बेगाना है मगर घर के कामों में मेरी मदद करवाने की कोशिश करती है। और एक तुम हो, किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है तुम्हें। मैंने कल से तुम्हारे कपड़े धोकर छत पर डाले हुए हैं। धो नहीं सकते, छत से कपड़े उतार के तो ला सकते हो ना। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि रोज़ रोज़ सीढ़ियाँ चढ़ूँ। अम्मी बोलती बोलती एकदम से चुप कर गई। वो कहने लगी, वकार तुम्हारी जॉब का क्या बना? अम्मी के चेहरे पर बड़ी आस थी। मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए कहने लगा, अच्छे की उम्मीद रखे, मुझे यकीन है कि मेरी जॉब का कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मेरी बात सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। वो कहने लगी, वकार खुदा के लिए अपने लिए काम ढूंढ लो। तुम्हारे अब्बू की ज़िंदगी ख़तरे में है, उन्हें बचा लो। तुम जानते हो ना उनका इलाज किस कदर महंगा है। हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब तो लोग कर्ज भी नहीं देते। मैंने अम्मी से कहा, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी को मैंने दिलासा दिया था। मेरे अब्बू के गुर्दे ख़राब हो चुके थे। एक हफ्ते में 2 बार उनका डायलिसिस होता था। इस चक्कर में अच्छा भला खर्चा आ जाया करता था। मुझ पर अब्बू के इलाज की बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं हर हाल में उनकी जान बचाना चाहता था। सोच रहा था जैसे ही मेरी जॉब लगेगी मैं उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करवा दूंगा। मगर मेरे पास अरबी शेख को देने के लिए 8 लाख रुपए नहीं थे। कोई हमें उधार भी नहीं दे सकता था, क्योंकि बहुत से लोगों से हमने पहले ही कर्ज ले रखा था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए थे। तीसरे दिन मुझे ऑफिस से कॉल आई थी। वो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने पैसों का इंतज़ाम कर लिया क्या? मैंने कहा कि अभी तक तो कुछ भी नहीं कर पाया। आगे से जवाब आया कि आपके पास मज़ीद 2 दिन का वक्त है। अगर आपने पैसों का इंतज़ाम कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हम आपकी जगह किसी और को मौका दे देंगे। ये बात सुनकर मुझे बहुत परेशानी होने लगी। मैंने सोचा कि अम्मी से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि पैसों का कोई इंतज़ाम कर दे। मैं अम्मी के कमरे में गया तो वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो बहुत मायूस लग रही थी। मैं जानता था कि वो परेशान थी। इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी माँ से थी। मैं उनको परेशान नहीं देख सकता था। दिल किया कि उठकर वापस चला जाऊं, मगर फिर सोचा कि एक बार बात करने में क्या हर्ज है। मैं बोला, अम्मी आपके पास सोने के जेवरात पड़े हैं? मेरी बात सुनकर अम्मी के चेहरे पर उदास भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। वो कहने लगी, मेरे पास बहुत से जेवरात थे, मगर मैंने वो सारे बेच दिए थे। मैंने तुम्हारे अब्बू के इलाज की खातिर अपने पास एक अंगूठी भी नहीं छोड़ी। मैं बोला, अम्मी कोई रिश्तेदार है जो हमें कुछ कर्ज दे दे? मेरे सवाल पर अम्मी की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। कहने लगी, वकार हमने जिनसे कर्ज लिया है ना, वो सुबह शाम 2-2 बार हमारे घर के चक्कर लगाते हैं ताकि उनकी रकम वापस कर दी जाए। मुझे बताओ तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? इससे पहले मैं अम्मी को कोई जवाब देता, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उनका चेहरा एकदम जर्द पड़ गया था।
वो दर्द से बिलबिला उठी थी और फिर मेरे देखते ही देखते अम्मी बेहोश हो गई थी। ना जाने उन्हें अचानक से क्या हो गया था। मैं डर गया और बोला, अम्मी क्या हुआ है? मगर अम्मी होश से बेगाना थी। मैंने अम्मी को जल्दी से उठाया और घर से बाहर निकल गया। मैंने शोर मचाया ताकि कोई मेरी मदद के लिए आगे आए। मोहल्ले का एक लड़का जल्दी से मेरी तरफ आया था। उसने एक रिक्शा रोका और हमारे साथ बैठकर डॉक्टर के पास आ गया था। डॉक्टर ने अम्मी का चेकअप किया तो मुझसे कहने लगे, आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, साफ साफ बता देता हूँ कि आपकी अम्मी ज़िंदगी के आखिरी वक्त पर हैं। इनके दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं। या तो आप अपनी अम्मी का किडनी ट्रांसप्लांट करवाएं या इनकी आखिरी सांसें गिनें। ये सुनकर तो मेरे सर पर गम का पहाड़ टूट गया था। मैं बोला, डॉक्टर क्या गुर्दों की बीमारी अछूत होती है? पहले मेरे अब्बू इस मर्ज से गुजर रहे हैं और अब मेरी अम्मी। डॉक्टर ने नहीं में सर हिला दिया और बोले, ये अछूत बीमारी नहीं है, ये सब अल्लाह के काम है। बस अल्लाह बीमारी देकर इंसान की आजमाइश करता है। डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि अम्मी के गुर्दे के साथ एक गुर्दा मैच करता है, मगर वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है, लेकिन अम्मी की जान बचाई जा सकती है। मैंने सर हिला दिया और अस्पताल से बाहर निकल आया। ज़िंदगी मुझे उस मोड़ पर ले आई थी कि मुझे खुद से ही नफ़रत होने लगी थी। मैं घर आ गया क्योंकि मैं सबके सामने रोना नहीं चाहता था। मर्दों के बारे में ये बात मशहूर है ना कि उन्हें दर्द नहीं होता, मर्द तो रो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं घर आया और फूट फूट के रोने लगा। मेरी माँ बड़ी तकलीफ़ में थी। उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं था। मैं रोता चला जा रहा था कि जब ही मेरे घर का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हो गया था। ये कोई और नहीं बल्कि कोमल थी। मैंने अपने आंसू साफ करने की कोशिश की थी, मगर वो मुझे रोते हुए देख चुकी थी। भागकर मेरे पास आ गई और बोली, भैया आपको क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हो? मैं बोला, कोमल अम्मी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। वो अस्पताल में दाखिल हैं। दुआ करो कि वो बच जाएं। मेरी बात सुनकर कोमल रोने लगी थी। उसका चेहरा इस वक्त खिलते हुए गुलाब की तरह लग रहा था। वो कामिल हुस्न की मालिक थी। कहने लगी, मुझे खाला को देखने के लिए जाना है। उसे देखकर मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। एक लम्हे के लिए मैं सही और गलत का फ़र्क भूल गया था। मैं बोला, सच में कोमल तुम अम्मी के पास जाना चाहती हो? उसने असबाब में सर हिला दिया था। मैं बोला, ठीक है, तुम मोहल्ले के बाहर निकल जाओ, मैं बाइक लेकर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊँगा। मुझे बताओ, तुम अकेली मोहल्ले से बाहर जा सकती हो ना? वो बोली, भैया ज़्यादा सवाल जवाब ना करें, आप जल्दी से आ जाएं, मुझे खाला से मिलना है। मैंने कहा, ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। वो घर से बाहर निकल गई थी और मैं अभी तक अपनी जगह से उठ भी नहीं पाया था। मेरे कंधों पर बहुत बड़ा बोझ आन गिरा था, एक गलत इरादे का बोझ। मैं सोच में मुब्तला था कि मुझे ये कदम उठाना चाहिए भी या नहीं। मेरी नज़रों के सामने कोमल की मासूम सी शक्ल घूम रही थी। फिर अपनी माँ का चेहरा नज़र आया तो मैंने एक ही लम्हे में फ़ैसला कर लिया। मैं उठकर खड़ा हो गया और बाइक लेकर निकल गया। मैंने कोमल को खुद से पहले इसलिए भेज दिया था ताकि किसी को शक न हो कि वो मेरे साथ ही थी। जब उसकी गुमशुदगी की खबर मोहल्ले में फैलती तो किसी को मुझ पर शक ना होता। मैं मोहल्ले से बाहर निकला तो वहाँ परेशान सी कोमल खड़ी थी। बहुत गमज़दा लग रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, भैया इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मुझे खाला के पास जल्द से जल्द पहुँचना है। मैंने उसे बाइक पर बिठाया और अपने साथ ले गया था। मैं घर से यही सोचकर निकला था कि मैं कोमल को बेच दूंगा। जो पैसे मुझे मिलेंगे उनसे मैं अपनी अम्मी और अब्बू का इलाज करवाऊंगा और अपने लिए दुबई का वीज़ा बनवाकर इस मुल्क से चला जाऊंगा। लेकिन असल मसला ये था कि मैं कोमल को कहाँ फ़रोख्त करता। मुझे तो किसी ऐसी जगह का इल्म ही नहीं था। मैं कोमल को ऐसे ही पूरे शहर के इर्द गिर्द घुमा रहा था जब मेरे जहन में उस लड़के की बात गूंजी थी जो मेरे साथ इंटरव्यू देने के लिए आया था। उसने कहा था कि शेख को लड़कियों का बहुत शौक है। मैंने जल्दी से अपनी बाइक एक साइड में खड़ी की और उस नंबर पे कॉल की जहाँ से मुझे फ़ोन आया था कि मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतज़ाम कर लूँ। मैंने कॉल करके कहा कि मुझे उस शेख से बात करनी है जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसने कहा कि आपको शेख से क्या काम है, वो हर ऐरे गैरे से बात नहीं करता। तब मैंने कहा कि मैं उसके मतलब की ही बात करना चाहता हूँ। वो कहने लगा, ठीक है, मैं आपकी शेख से बात करवा देता हूँ। मैंने अपनी बाइक के पास खड़ी उस उदास सी कोमल को एक नज़र देखा तो उसने मुझे इशारे से कहा कि जल्दी करो। मैं उससे दूर खड़े होकर बात कर रहा था। अरबी शेख से मेरी बात करवा दी गई तो वो बोला, क्या बात है? मैं बोला, मैं वक़ार बात कर रहा हूँ, दुबई की जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ था।
पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाया। आप बताएं, पैसों के अलावा मैं आपको कोई और चीज़ पेश कर सकता हूँ क्या? शेख हंस दिया और बोला, जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं ला कर दे सकते। मैं बोला, फिर भी बताओ तो सही। फिर वो बोला कि मुझे निकाह करना है। मैं बोला, मैं लड़की लाकर दे दूंगा तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? वो कहने लगा, अगर लड़की अच्छी लगी तो 30 लाख दूंगा, ना अच्छी लगी तो जॉब भी नहीं दूंगा। मैं बोला, मुझे पता बताओ, मुझे कहाँ पहुँचना है? उसने अपने घर का पता दे दिया था। मैं वहाँ पहुँचा तो कोमल कहने लगी, भैया हम कहाँ आ गए हैं? मैं बोला, तुम फिक्र ना करो, हम बिल्कुल सही जगह पर पहुँचे हैं। कोमल ने सर हिला दिया था। मैं उसे अरबी शेख के घर ले गया था। अरबी शेख ने जब कोमल को देखा तो वो मुस्कुरा दिया था। वो मुझसे कहने लगा, तुम तो बहुत कमाल की चीज़ लेकर आए हो यार। मैं मुस्कुरा ना सका। दिल चाह रहा था कि फूट फूट कर रोने लगूं। खैर, उस शेख ने अपने एक मुलाजिम को इशारा किया कि जल्दी से संदूक लेकर आओ। वो जल्दी से संदूक लेकर आया और उसने मेरे सामने रख दिया। शेख ने कहा, इसको खोल कर देख लो। मैंने खोल कर देखा तो वो संदूक पैसों से भरा हुआ था। वो कहने लगा, इसे उठाओ और तुम जाओ। मैं बोला, इस लड़की के साथ निकाह तो कर लो। वो कहने लगा, तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं निकाह कर लूँगा। तब मैंने नहीं में सर हिला दिया और मैं बोला, मैं इसको यूं ही आपके हवाले करके नहीं जाऊँगा। पहले आप मेरे सामने निकाह करें, फिर जाऊँगा। शेख ने सर हिला दिया और बोला, अगर मुझे ये लड़की अच्छी ना लगी होती तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश कभी भी पूरी ना करता, मगर अब ये मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हारे सामने ही निकाह पढ़ा लेता हूँ। अरबी शेख ने जल्दी से मौलवी साहब का इंतज़ाम किया था। कोमल ये सब देखकर हैरान खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, भैया ये सब क्या हो रहा है? मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे खाला के पास लेकर जाएं। आप मुझे ये कहाँ लेकर आए हैं? और ये किसके निकाह की बात हो रही है? मैं उसे जवाब नहीं दे पाया था। तब तक मौलवी साहब आ गए थे और फिर कोमल का निकाह शेख के साथ पढ़ा दिया गया था। कोमल ने मुझे बहुत गमज़दा निगाहों से देखा था। उसने किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया था, मगर उसकी आंखों में जो गम था उसे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। मैं जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने सोचा शायद वो मुझे बद्दुआएं दे या फिर वास्ते दे कि मुझे अपने साथ ले जाए, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर फ़कत एक बात कही थी, भैया अगर मैं आपकी सगी बहन होती तो फिर भी आप मेरे साथ यही सब करते? मैं उसकी बात का जवाब दिए बिना ही वापस आ गया था। मैं फूट फूट कर रोता रहा। खैर, पैसे लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर को रकम दी और कहा, मेरी अम्मी की किडनी ट्रांसप्लांट कर दें। अम्मी का ऑपरेशन हो गया था और ऑपरेशन कामयाब भी हो गया था। अब्बू का इलाज भी ठीक चल रहा था। उधर मोहल्ले में कोमल के गुम होने की खबर फैल चुकी थी। हर इंसान परेशान था। उसके बारे में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी। पुलिस उसे ढूंढ रही थी लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला था। मेरी खाला मेरे गले लगकर खूब रोई थी। वो कहने लगी, वक्कार तुम अपनी अम्मी के इलाज में मसरूफ़ थे ना, तभी मेरी बेटी गुम हो गई, वरना तुम जैसा भाई जिस बहन का हो वो ऐसे तो गुम नहीं हो सकती। खाला की बात सुनकर मैं डूब मरने के मकाम तक पहुंच गया था। खाला कहाँ जानती थी कि उनकी बेटी की गुमशुदगी के पीछे कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। खैर, मैंने खाला को दिलासा दिया और कहा कि मैं अपनी बहन को ढूंढ लाऊंगा। अब और क्या कहता, उन्हें ये तो कहने से रहा कि ये सब मेरा ही किया धरा है। खैर, पुलिस भी अपना काम कर रही थी, लेकिन कोमल का कुछ पता नहीं चल रहा था। जाहिर सी बात है, शेख ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसने भी मुकम्मल इंतज़ाम किया हुआ था। हर तरफ उदासी और शोक की फ़ज़ा छाई हुई थी। मेरी अम्मी भी ठीक होकर अब घर आ गई थी। मुझे भी अरबी शेख ने अब वीज़ा दे दिया था और मैं अम्मी के लिए एक नर्स और एक मुलाजमा का इंतज़ाम करके बोला, अम्मी अब मैं परदेस जाऊंगा, आपके लिए पैसा कमाऊंगा, आपका ख्याल अब नर्स रखेगी। अम्मी रोने लगी और कहने लगी, मेरी बेटी जो थी वो मेरा ख्याल रखती थी, वो तो गुम हो गई है, अब मुझे जीकर क्या करना है? मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी भी मिल जाएगी। मैं खाला से मिलने उनके घर गया तो खाला पहले से बहुत कमज़ोर हो गई थी। उदासी उनके चेहरे से झलक रही थी। वो कहने लगी, वकार तुम अपनी बहन को ढूंढे बगैर जा रहे हो, मगर मैं तुमसे गिला नहीं करूँगी। तुम्हारी भी मजबूरी है ना, बाप बिस्तर पर पड़ा है और माँ मौत के मुंह से निकल कर आई है। ऐसे में तुम कमाने नहीं जाओगे तो उनका ख्याल कैसे रखोगे? तुम्हारा जाना बनता है मेरे बेटे,
तुम जाओ, लेकिन मेरी बेटी के लिए दुआ करना कि वो मिल जाए। मैंने कहा कि मैं दुआ करूँगा। मैं वापस आ गया और अपना सामान पैक करने लगा। लेकिन सच कहूँ तो कोमल मेरी नज़रों के सामने से एक लम्हे के लिए भी हटती नहीं थी। उसका मासूम चेहरा हर वक्त मुझे दिखाई देता था। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया था। उसका सवाल हर वक्त मेरे दिमाग में घूमता रहता था। उसने मुझसे पूछा था, भैया अगर आपकी सगी बहन होती तो क्या आप उसे भी बेच देते? मैंने इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की थी। मैंने यही जवाब पाया था कि अगर मेरी सगी बहन होती तो मैं ऐसा ना करता। जाहिर सी बात है कि रिश्ते में खोट थी मेरी तरफ से। वो तो अच्छी ही थी, वो तो भाई समझती थी मुझे, लेकिन मैंने उसके साथ बहुत जुल्म किया था। मैं भारी दिल के साथ दुबई आ गया था। मैंने दुबई की रौनकों के बारे में बहुत सुना था, लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान का दिल ही मर जाए तो कोई भी चीज़ इंसान को अच्छी नहीं लगती। मुझे भी दुबई शहर अच्छा नहीं लगता था। मुझे घुटन महसूस होती थी। ऐसा लगता था ये शहर मेरी बहन का कसूरवार है। ना मुझे दुबई का वीज़ा मिलता और ना मैं अपनी बहन को फ़रोख्त करता। खैर, मैंने काम करना शुरू कर दिया था। मेरा काम आसान था। बस ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर में काम करना होता था। लेकिन मेरा दिमाग आजकल बहुत परेशान रहता था। मैं बार बार अम्मी को फ़ोन करता और पूछता कि कोमल मिली है या नहीं। अम्मी उदास हो जाती और कहती, मुझे मालूम है तुम कोमल के लिए बहुत फिक्रमंद हो, लेकिन बेटा वो अभी तक नहीं मिली। उसका कुछ अता पता नहीं है। तुम दुआ करो कि तुम्हारी बहन मिल जाए। मैं बोला, अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं कोमल के लिए बहुत दुआएं करता हूँ। मैं यही चाहता था कि एक दिन कोई मौजज़ा हो जाए और कोमल दरवाज़ा खटखटाए और खाला के घर जाकर कहे कि अम्मी मैं आ गई हूँ। काश ऐसा मुमकिन होता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यूं ही एक हफ्ता गुजर गया था। एक दिन मैं ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था जब मुझे मुलाजिम ने आकर बताया कि आपको बॉस अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। मैंने सर हिला दिया और बॉस के ऑफिस की तरफ चल दिया था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर कदम रखा। कमरे का मंजर देखकर तो मैं दंग ही रह गया था, क्योंकि बॉस की सीट पर कोई और नहीं, मेरी खाला की बेटी कोमल बैठी थी। वो मुझे देख रही थी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैं बोला, कोमल तुम यहाँ कैसे? वो कहने लगी, भैया आपने तो मुझे फ़रोख्त कर दिया था ना, ये सोचकर कि मैं जीऊँ या मरूँ। आपको इससे कोई मतलब नहीं था। मैंने नहीं में सर हिलाया और बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी बहन। अब मैं फूट फूट कर रोने लगा था। मैंने खुद को उसके कदमों में गिरा दिया था और अपनी खुद की हालत उसके सामने रख दी थी। मैं बोला, मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अपने दिल से नहीं भुला पाया। कोमल, मैं बहुत मजबूर हो गया था, तभी तो इतना गलत कदम उठाया। अगर मेरी इतनी बड़ी मजबूरी ना होती, मेरी माँ मौत के मुंह में ना होती, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा जुल्म ना करता। मुझे माफ़ कर दो कोमल। कोमल कहने लगी, भैया आपने मुझे जिस अरबी शख्स के हाथों बेचा था, अल्लाह के करम से उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। जब उसे पता चला कि मेरा जहन थोड़ा कमज़ोर है, मुझे भूल जाने की आदत है, तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा दिमागी मर्ज़ ख़त्म हो गया है। ये शेख बहुत अच्छा इंसान है, मेरा ख्याल रखता है। फिर ये मुझे दुबई ले आया। इसने मुझे अपने घर की और अपने दिल की मालकिन बनाकर रखा हुआ है। मैं खुश हूँ, लेकिन अम्मी को याद करके रोती रहती हूँ। तो वो शेख कहता है कि वो मुझे बहुत जल्द अपने मुल्क ले जाएगा। मैं एक दिन अपने शौहर से मिलने ऑफिस आई तो मैंने आपको यहाँ काम करते देखा। तभी दिल में ख्याल आया कि मुझे अपने भाई से मिल लेना चाहिए। आपसे मैं बहुत नाराज़ थी, लेकिन परदेश में अपने सगे को देखकर ये उदासी ख़त्म हो गई। अब मुझे नहीं पता कि मुझे ज़िंदगी भर आप पर यकीन करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन क्या करूं, परदेश में अपना नज़र आया तो आपसे बात किए बिना नहीं रह सकी। मैं बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कोमल को यही मशवरा दिया कि तुम्हें एक बार घर जाकर अपनी माँ से मिल लेना चाहिए, वो बहुत गमज़दा है। कोमल कहने लगी, ठीक है, मैं अपने शौहर से बात करूंगी। और एक ही हफ्ते में मुझे पता चला कि कोमल अपने वतन वापस चली गई है। एक दिन अम्मी का फ़ोन मुझे आया तो वो बहुत खुश थी। मैंने उनकी खुशी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, कोमल घर वापस आई है। मैंने पूछा, अच्छा तो वो कहाँ गई थी? तो अम्मी ने बोला कि वो घर से बाहर निकली थी, मुझे मिलने अस्पताल जाना चाहती थी, पर वो रास्ता भटक गई थी। तब उसे एक अरबी शेख मिला, वो उसे अपने घर ले गया, उससे निकाह किया और उसे अपने साथ दुबई ले गया।
ذرا سے علاج کے بعد اس کی یادداشت واپس آ گئی اور وہ شیخ کو اپنے وطن لے آئی۔ امی کی باتیں سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ کومل نے بہن ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس نے میری عزت بچا لی تھی، مجھے شرمندگی سے بچا لیا تھا۔ کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے اسے بیچ دیا تھا۔ افسوس کہ میں بھائی ہونے کا حق ادا نہ کر سکا۔ خیر عربی شیخ بھی سدھر گیا تھا اور وہ دونوں اب ایک مکمل زندگی گزار رہے تھے۔